जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल और दोस्तों ऐप में। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट को ऐप डाउनलोड नहीं करते बन रहा है या फिर कर भी लिया है तो कोर्स भी नहीं देख पा रहे हैं। तो मैं आज उनको बता दूं कि ये जो सेल्फ स्टडी क्लासेस इस प्रकार से जब आप प्ले स्टोर से करते हैं तो ये आपका वेल जो है आइकन उसमें लगा हुआ है ना। तो इस प्रकार से सेल्फ स्टडी क्लासेस आपको सर्च करना है और ऐसे आइकन में आपको ऐप मिलने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों हम देखें कि प्ले स्टोर में आपको इस प्रकार से दिखेगा ये सेल्फ स्टडी क्लासेस। ठीक है, ये प्ले स्टोर में आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप दिखने वाला है। ठीक है, ये इमेज उसमें डली है, ये आइकन, ये लोगो उसमें डला है। ठीक है, अब दोस्तों इसको इंस्टॉल करना है, यहां से आप इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, अब इंस्टॉल करेंगे तो वहां पर आपको नंबर मांगेगा, जीमेल नंबर मांगेगा, तो आपको ओटीपी आएगा, तो आप रजिस्टर करके आगे बढ़ेंगे। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ टिप टॉप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट हो चुका है, तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर अवश्य करना है। ठीक है, तो स्टार्ट होता है दोस्तों आज का ये वीडियो, और जिन भी साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करेंगे, और जो भी साथी अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो 9098609291 इस नंबर से दोस्तों आपको व्हाट्सएप ग्रुप से अवश्य जुड़ जाना है। ठीक है, और नीचे देखो लाइन में नंबर भी चल रहा है, तो जिसको नंबर समझ में ना आया हो वो नंबर से व्हाट्सएप ग्रुप में आवाज से जुड़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। रोज अपना 3:20 पर दोस्तों हिंदी का डोज होता है, हिंदी को हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज का जो आपका पहला प्रश्न जो आपको बताना है कि भोजनालय में कौन सी संधि है। दोस्तों आप संधि रोज पढ़ते हैं, लेकिन आपको संधि आज बतानी है, यहां पर टेस्ट आपको देनी है जो भी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले कौन उत्तर बताता है आज हम चयन करने वाले हैं। कितने साथी हैं जो सही उत्तर भी बता पाते हैं और भोजनालय में संधि बतानी है। और 4 संधि आपके सामने दे दी जाती हैं कि सर पहली संधि है गुणस्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि, तीसरी विसर्ग संधि और चौथी है दीर्घ संधि। और यहां पर मैंने आपको बताया था कि अगर बड़े आ की, बड़ी ई की, बड़े ओ की मात्रा आ जाए तो आप लगा देना कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि। यानी कि दोस्तों विकल्प नंबर जो आपका डी है, 3 नंबर 4 नंबर है दीर्घ स्वर संधि। भोजन धन आलय बराबर होता है दोस्तों भोजनालय। ठीक है, भोजन ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, भोजन धन आलय। ठीक है, भोजन धन आलय। तो दोस्तों ये आ, बड़ा आ और आ मिलकर दोस्तों आपका क्या बन रहा है, आ बन रहा है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और यहां पर समान स्वरों का मेल हो रहा है तो आपका क्या होता है, समान स्वरों का मेल हो रहा है तो दीर्घ स्वर संधि हो जाती है। दीर्घ स्वर संधि में दोस्तों समान स्वरों का मेल होता है और यहां पर दीर्घ स्वर संधि आपकी बिल्कुल सही हो जाती है। फिर आपसे पूछा जाता है पौराणिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, पौराणिक बतानी है, यानी कि प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर चयन करना है। और दोस्तों मैंने आपको कई बार प्रत्यय पढ़ाया है कि जो प्रत्यय होता है वो शब्द के बाद में लगता है, उपसर्ग जो होता है वो शब्द के पहले लगता है। और आपने कई बार पढ़ा है, पहली से पढ़ते आ रहे हैं कि सर प्रत्यय और उपसर्ग तो हमसे बनते हैं। ठीक है, उपसर्ग आपको याद करनी है कि उपसर्ग होते कौन कौन से हैं, प्रत्यय भी आपको याद करनी है। ठीक है, तो यहां पर पौराणिक शब्द में प्रत्यय बताना है तो यहां पर ऋक होता नहीं कोई प्रत्यय, का भी नहीं होगा, आणिक भी नहीं होगा। तो आपको बताना है कि पुराण में, अगर पुराण में आप दोस्तों प्लस एक प्रत्यय कर दो तो आपका बन जाता है पौराणिक और आपका प्रत्यय हो जाता है 1 नंबर। ठीक है, ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, एक प्रत्यय आपका सही हो जाएगा। ठीक है सोनू जी, अगला क्वेश्चन आपका बताना है कि मानस सलिल सुधा प्रतिपाली, जियई की लवण पयोधि मराली। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, मानस सलिल सुधा प्रतिपाली, जियई की लवण पयोधि मराली। ये प्रश्न क्रमांक 3 अन्योक्ति अलंकार हो जाएगा, सहोक्ति है, वक्रोक्ति है या अतिशयोक्ति अलंकार है। तो यहां पर चयन करना है प्रश्न क्रमांक 3 में, और 3 का आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार यानी कि 3 नंबर, प्रतिपाली, जियल की लवण पयोधि मराली। ठीक है, 3 नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसमें आपको याद रख लेना है दोस्तों, मैंने आपको वक्रोक्ति बताया था कि जहां पर जानबूझकर क्या लगाया जाए, उल्टा अर्थ लगाया जाए, वहां पर आपका वक्रोक्ति अलंकार हो जाता है। और यहां पर आपका वक्रोक्ति अलंकार ही हो जाएगा। यानी कि जिन्होंने 3 नंबर बताया है, सी नंबर बताया है किशन जी, उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अनिल लांगर जी बिल्कुल सही है। फिर आपको बताना है कि विग्रह का विलोम शब्द कौन सा है, विग्रह का विलोम बताना है। आप लोग पढ़ते हो कि सर समास विग्रह है ना, अनुग्रह, ग्रह,
संधि, अपूर्णता, तो विग्रह का विलोम क्या हो जाएगा यहां पर? ये 4 विकल्प हैं। आप तो बोलोगे सर मैं तो विलोम तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं आप, विलोम नहीं बनेगा क्या हमसे? तो बता दो जरा उत्तर, प्रश्न क्रमांक 4 का विग्रह का विलोम क्या हो जाएगा? और जो विग्रह का विलोम कौन सबसे पहले बताता है प्रश्न क्रमांक 4 में, वो भी मैं आज देखने वाला हूं, टेस्ट करने वाला हूं। और यहां पर आपका क्या दिया है दोस्तों? यहां पर संधि नहीं होना था, यहां पर होना था आपका समास, है ना? तो ये भी आपको याद रख लेना है। और समास में क्या, संधि का जो होता है वो विच्छेद होता है ना, संधि का विपरीत हो जाता है विच्छेद और समास का विपरीत होता है विग्रह, ठीक है? तो ये भी आपको याद रख लेना है। अगर पूछा जाए कि संधि का विलोम क्या है तो आप बता देना विच्छेद, और समास का, विग्रह का अगर पूछा जाए तो समास हो जाएगा, ठीक है? इसको भी आपको याद रख लेना है। तो यहां पर आपका 3 नंबर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, सी नंबर आपका सही होगा, ठीक है? इसको भी आपको याद रख लेना है, ठीक है? अगला क्वेश्चन बताना है शब्द द्विज शब्द का अर्थ क्या है? नहीं है तो कौन सा नहीं है ना? वैसे दोस्तों आपको पता है कि संधि का मतलब क्या होता है? मेल करना, और विग्रह का मतलब होता है अलग अलग करना, तो इसका ए भी हो जाएगा, ठीक है? ए भी आपको याद रख लेना है ना? और द्विज शब्द का अर्थ बताना है। जैसे विच्छेद का हम शब्द को विच्छेद कर देते हैं, संधि से मेल हो जाता है, लेकिन जब विग्रह और जैसे शब्द पूछे जाते हैं वैसा ही आपको विलोम बताना है ना? तो ये याद रखना है। द्विज शब्द का अर्थ नहीं है तो क्या नहीं है? दांत, चंद्रमा, कपूर या फिर पक्षी, ये बतानी है। और यहां पर आपका सही है कि जो द्विज मतलब दांत को बोलते हैं, चंद्रमा को बोलते हैं, कपूर को बोलते हैं या फिर पक्षी को बोलते हैं। तो द्विज किसे कहा जाता है? द्विज। और द्विज बताना है, संधि विग्रह नहीं होता, संधि विच्छेद होता है, पिंकी मीना जी। और कपूर आपका सही होगा, कपूर। द्विज शब्द का अर्थ होता नहीं है तो वो नहीं है कपूर, यानी 3 नंबर, एक कपूर सही होगा। दांत आपका सही है द्विज का, चंद्रमा भी आपका सही है, पक्षी भी, पक्षी को भी द्विज बोला जाता है, ठीक है? तो ये जो 3 नंबर है, 3 नंबर अमन जी, 3 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, कपूर। ये द्विज का अर्थ नहीं होता। फिर आपको बताना है घी की खिचड़ी होना मुहावरे का आज से क्या है? मुहावरे भी आपने पढ़े हैं, बहुत सारे मुहावरे पढ़े हैं, और घी खिचड़ी होना इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है पीयूष जी? बहुत लाभ होना, प्रगाढ़ प्रेम होना, लजीज भोजन करना, या फिर उक्त सभी मुहावरे हम पढ़ते हैं, है ना? क्या पढ़ते हैं? मुहावरे सभी लोगों ने पढ़ी हैं, लोकोक्ति भी सभी लोगों ने पढ़ी हैं। और घी खिचड़ी होना यहां आपसे पूछ लिया गया तो आपका उत्तर होगा प्रगाढ़ प्रेम होना। आपको पता है कि घी का और खिचड़ी बहुत ही संबंध होता है दोस्तों, बहुत ही प्यारा संबंध होता है इनका। इस मुहावरे का अर्थ होता है घी खिचड़ी होने का प्रगाढ़ प्रेम होना, है ना? प्रेम कैसा होना? बहुत ही कैसा होना? प्रगाढ़, गहरा प्रेम, है ना? वो कहलाता है घी खिचड़ी होना। यानी जो बी नंबर है, 2 नंबर है, वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है? बी नंबर, मुहावरे का प्रगाढ़ प्रेम होना, ये बिल्कुल सही है। फिर आपको बताना है कि दोस्तों वायोलेशन का हिंदी अर्थ बताना है, क्या हो जाएगा? बैगनी रंग बताएगा, अहिंसा, प्रतिहिंसा या फिर अतिक्रमण। यानी कि प्रश्न क्रमांक 7 का आंसर का चयन करना है। 7 का क्या होगा? 7 का उत्तर बताना है, 7 का चयन करना है। 7 का क्या हो जाएगा दोस्तों आपको? और प्रश्न क्रमांक 7 में आपका बिल्कुल सही आंसर होगा अतिक्रमण। क्या हो जाएगा? अतिक्रमण हो जाएगा, ठीक है? ये अतिक्रमण वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 7 में। और किसी को कोई डाउट लगता है तो वो क्या करें कि अंत में हम 5 मिनट आपको दे देंगे कि आप 5 मिनट में कोई डाउट लगता है किसी प्रश्न में, वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है? अगर बीच में आप डिस्टर्ब करेंगे तो उसमें गड़बड़ हो जाता है। मेरी जो लय है, जो आपकी पढ़ाने का वो है, वो सब क्या हो जाता है? गड़बड़ हो जाता है। इसलिए बीच में किसी भी प्रकार के कोई प्रश्न ना पूछें। 5 मिनट आपको दिए जाएंगे, किसी भी प्रश्न में डाउट लगे मैं वो क्लियर करूंगा, ठीक है? भिलासी बोली किस जनजातीय समूह से संबंधित होती है? भील, कोरकू, गोंड या फिर बैगा, ये बतानी है। यानी कि प्रश्न क्रमांक 8 में भिलासी बोली किस जनजातीय समूह से संबंधित है? बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, ये बोलियां भी आपको याद रखनी नहीं है, ठीक है? खड़ी बोली किसके अंतर्गत आती है? ब्रज भाषा किसके अंतर्गत आती है? ये सारी जो होती हैं वो आपको याद रखनी नहीं होती हैं दोस्तों बोलियां, है ना? आपसे पूछा जाएगा ग्वालियर में कौन सी बोली बोली जाती है ना? और इंदौर में कौन सी बोली बोली जाती है?
तो आपको जो पठार मैंने आज पढ़ाए हैं ना, पठार अगर आपको आते हैं कि बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत कौन कौन से जिला आते हैं, मालवा के पठार के अंतर्गत कौन कौन से जिला आते हैं, बघेलखंड के पठार के अंतर्गत कौन कौन से जिला आते हैं, ये अगर चीज आपको क्लियर है तो आप बिना पढ़े ही बोली के बारे में बता दोगे। ठीक है, तो ये भिलासी बोली भील जनजाति की है ना, ये याद रख लेना दोस्तों। और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भी कौन सी है, भील जनजाति है। ठीक है, उसके बाद आता है गौड़ जनजाति का नाम। ठीक है, तो याद रख लेना भील, यानी कि 1 नंबर आपका सही होगा। हो चुका उससे यह काम, वाक्य कैसा है, हो चुका उससे यह काम, ये वाक्य बताना है। तो बताएंगे क्या हो जाएगा, निषेध परक संरचना, विनम्रता सूचक संरचना, विधि सूचक संरचना, कारण कार्य संबंध संरचना, ये हमें बताना है। तो फूला रानी जी, राज कपाड़िया जी, प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर अपना क्या हो जाएगा, हो चुका उससे यह काम, वाक्य जो है ये कैसा वाक्य हो जाएगा। देखो निषेध परक तो है ही नहीं, मतलब एक कट गया। ठीक है, फिर आपको विनम्रता सूचक लग रहा क्या, ये भी नहीं लग रहा। तो हो चुका उससे यह काम, तो यहां पर प्रश्न क्रमांक 9 में दोस्तों उत्तर यहां पर बता रहे हैं क्या, निषेध परक संरचना। लेकिन क्या आपको लग रहा निषेध परक संरचना, हो चुका उससे यह काम, है ना। लेकिन यहां पर अपन बोलते हैं कि वो एक काम कर लेगा, इसकी जो संरचना है वो निषेध परक है। कैसे संरचना है वो देखो, हमने बोला कि किशन जी यह काम कर लेंगे, तो आप क्या बोलोगे, अरे वाह हो चुका उनसे यह काम, ऐसे ही बोलते ना। मतलब वो क्या हो जाएगी, आपकी निषेध परक संरचना हो जाएगी कि उनसे यह काम नहीं होगा, अरे हो चुका इनसे काम, है ना, ऐसे ही बोलते ना। तो यहां पर जो आपका ए है, ए नंबर, वो ही सही हो जाएगा। इस संरचना को पढ़ने का, बोलने का जो तरीका है, जो इसकी संरचना है वो निषेध परक है। इसको कर लेंगे कैसे, हमने बोला कि किशन काम कर चुका है या किशन काम कर लेगा, तो आप लोग में से कोई बोलेगा अरे सर हो चुका है ये काम उनसे, है ना। तो ये जो है 1 नंबर ही सही होगा। निषेध परक इसकी संरचना है, यानी कि ये नेगेटिव वे में कहा गया वाक्य है ना, तो 1 नंबर ही सही होगा। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, है ना। अगर तुम मुंबई आओ तो मेरे घर अवश्य आना, वाक्य कैसा है, आज्ञा सूचक वाक्य है, इच्छा सूचक वाक्य है, या फिर विधानवाचक वाक्य है, या फिर संकेतार्थक वाक्य है। वहां पर संरचना पूछी गई और वो निषेध वाक्य उसकी संरचना हो जाएगी, है ना। नेगेटिव वे में वो बात कही जाती है कि अरे आप भी यार क्या बात कर रहे हो चुका उनसे यह काम, वो तो कभी ऐसा करते ही नहीं, है ना। अगर तुम मुंबई आओ तो मेरे घर अवश्य आना, ये कैसा है, अगर कहा गया दोस्तों। अगर मतलब क्या होता है, यहां पर एक संकेत दिया गया है कि अगर आप आओ तो मुंबई जरूर आना, तो ये आज्ञा सूचक भी नहीं है, इच्छा भी नहीं है, विधान भी नहीं है, ये हो जाएगा आपका संकेत सूचक। अगर आओ तो, है ना, तो ये आपका 4 नंबर संकेतार्थक जो वाक्य है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। थोड़ा सा प्रश्न को पढ़ना है और फिर उत्तर बताना है कि अगर आओ तो हमारे घर जरूर आना। ठीक है, तो ये संकेत किया गया है, उस संकेतार्थक वाक्य है। मैं अगर यहां पर बोलूं कि आप लोग अगर टाइम से लाइव क्लास में आते तो मैं पढ़ाता, है ना, तो यहां पर एक संकेत था, आपको संकेत दिया गया, अगर आप आते तो हम पढ़ाते, तो ये क्या हो जाएगा, संकेतार्थक। ऐसा ही कहा गया कि अगर आप आओ तो घर जरूर आना, मुंबई आओ तो, इस प्रकार से कहा गया वो वाक्य है। सूर्य शब्द का पर्यायवाची बताना है दोस्तों, क्या है, अंशुमाली, मरीचि, पतंग या फिर उक्त सभी। सूर्य शब्द बताना है, सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है। और दोस्तों यहां पर आपका बिल्कुल सही आगा, देखो अंशुमाली भी होता है सूर्य का, मरीचि भी होता है और पतंग भी होता है, यानी कि ये 4 हैं। अब दोस्तों आप बोलोगे कि सर क्या बात कर रहे हैं आप, मैं पर्यायवाची पहली कक्षा से पढ़ते आ रहा हूं, सूर्य का पर्यायवाची नहीं होगा क्या मुझे पता। तो देख लो जरा, अंशुमाली भी कहते हैं, आपने कभी सोचा था कि इसे अंशुमाली भी कहा जाएगा सूर्य को, मरीचि भी कहते हैं, पतंग भी कहते हैं, काय को, सूर्य को। अंशुमाली, मरीचि, पतंग ये सूर्य के पर्यायवाची माने जाते हैं दोस्तों, बहुत कठिन होते हैं, इसलिए
प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करते हो, जितना ज्यादा आप पढ़ते हो, ये पर्यायवाची, अनेकार्थी, इन सभी शब्दों में क्या हो जाएगा, आपको पकड़ बन जाएगी आपकी और आप बताने लगोगे। पंचवटी पद में कौन सा समास है, पंचवटी। और दोस्तों मैंने समास आपको बताए 6 प्रकार के समास होते हैं। अब जिससे समास नहीं आता वो देखो अभी के अभी समास यहां पर सीख जाएगा। कैसे सीख जाएगा? सबसे पहले दोस्तों हमने देखा, आपसे पूछा जाएगा कि समास कितने प्रकार के होते हैं। आपने बता दिया सर समास 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास और एक और है बहुब्रीहि समास। ये 6 प्रकार के आपके समास होते हैं। पहले मैं बता दूं कि पंचवटी पद में कौन सा समास है। तो पंचवटी दोस्तों यहां पर आपका आता है पंचवटी, यानी कि 5 बटों का समूह है, यानी कि जो आपका द्विगु समास है 2 नंबर है, वो सही हो जाएगा। अब दोस्तों आपको ये एक याद रख लेना है कि जहां पर संख्या शब्द आए, जैसे पंच यानी कि 5 आया, यहां पर 5, यहां पर जहां पर ऐसी संख्या लगे तो वहां पर द्विगु लगा लेना। लेकिन अगर तीसरा अर्थ निकले तो वहां पर बहुब्रीहि लगाना, भले ही संख्या हो और तीसरा अर्थ निकले तो बहुब्रीहि लगा देना। ठीक है, याद रख लेना है। और अव्ययी भाव समास में प्रथम पद जो होता है वो अव्यय होता है, उपसर्ग होता है। ठीक है, कर्मधारय समास में प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। द्वंद्व समास में एक दूसरे के क्या होते हैं, विलोम होते हैं, एक दूसरे में द्वंद्व होता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि माता पिता, माता का विलोम क्या होगा, पिता। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर विलोम शब्द आते हैं तो वहां पर द्वंद्व समास हो जाता है। कर्मधारय समास में मैंने यहां पर लिखा कमल है ना, और कमल है, और यहां पर लिख दिया मैंने नील कमल। तो ये जो नील है दोस्तों प्रथम पद है, और ये नील किसकी विशेषता बता रहा है, कमल की विशेषता बता रहा है, यानी कि नील कमल में जो आपका हो जाएगा कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रख लेना है ना। तो कर्मधारय समास आपको याद हो गया कि सर प्रथम पद अगर द्वितीय पद की विशेषता बतलाए तो वहां पर कर्मधारय समास होता है। ठीक है, और द्विगु समास में संख्या आती है। ठीक है, तो द्विगु समास होता है। अव्ययी भाव समास में उपसर्ग भी आता है और अव्यय भी आता है। ठीक है, तो इन चीजों को याद रख लेना है। और दोस्तों आपका मामूली शब्द कैसा है, मामूली, तत्सम, ये मामूली सा दिखने वाला शब्द बताना है, ये तत्सम है, विदेशी है, तद्भव है या फिर देशज है। मामूली शब्द ये कौन सा माना जाएगा, नीला है जो कमल, बिल्कुल सही किशन जी। और आपको बताना है प्रश्न क्रमांक 13 का, और 13 का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा विदेशी, है ना, विदेशी। मामूली शब्द कैसा है दोस्तों, ये विदेशी माना जाता है। बोले तो ये तो मामूली शब्द है, ये विदेश का ही होगा, है ना, तो ये विदेशी माना जाता है। अब आपको शब्द भी पढ़ने हैं, तत्सम, तद्भव, है ना, देशज, विदेशी, संकर शब्द भी होते हैं। ये शब्द आपको पढ़ने हैं दोस्तों, कौन सा तत्सम है, कौन सा तद्भव है, कौन सा विदेशी है, इनको पढ़ना है। और यहां से एक क्वेश्चन आपका आएगा तत्सम तद्भव से, इन शब्दों से। ठीक है, और ये विदेशी आपका बिल्कुल सही होगा। मध्य प्रदेश में प्रकाशित स्वास्थ्य संबंधी पत्रिका कौन सी है दोस्तों, स्वास्थ्य संबंधी। तो स्वास्थ्य संबंधी में 4 विकल्प हमने दिए आपको, आरोग्य धाम, निरोग धाम, सुजीवन या फिर स्वास्थ्य वाटिका। तो कौन सी ऐसी पत्रिका है जो मध्य प्रदेश से प्रकाशित है और स्वास्थ्य संबंधित है? मैंने आपको अभी बताया था दोस्तों, जब तक आप उत्तर बताओ, जब तक मैं थोड़ा सा कुछ फैक्ट आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश का प्रथम समाचार पत्र था ग्वालियर अखबार, ग्वालियर से प्रकाशित हुआ था। और दोस्तों ये उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था, मध्य प्रदेश का प्रथम था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का प्रथम समाचार पत्र, हिंदी में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन था, तो आप टिक करके आना, मालवा अखबार। और ये दोस्तों इंदौर से प्रकाशित होता था। ठीक है, और यहां पर मध्य प्रदेश से प्रकाशित स्वास्थ्य संबंधी जो पत्रिका आपसे पूछा गया तो आप बता देना निरोग धाम, है ना। हमारा जो स्वस्थ है वो कैसा, हमारी बोले निरोगी काया होनी चाहिए। सबसे बड़ा सुख क्या है, बोले सर निरोगी काया। पैसे ऐसे तो होते रहते हैं आजू बाजू, कभी हमारे पास कभी आपके पास, लेकिन सबसे बड़ा सुख निरोगी काया, है ना। तो ये स्वास्थ्य संबंधी जो पत्रिका है वो निरोग धाम है। 2 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, निरोग धाम। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाता है जयशंकर की कृति कौन सी है दोस्तों, आपको 15 का उत्तर बताना है। रचनाओं में से भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, रचनाएं भी हमें कवियों की याद करनी है। आपने पढ़ी हैं बहुत सारी रचनाएं और रचनाओं में पढ़नी है। और एक दोस्तों मैं जब आज हिंदी साहित्य वालों को पंक्तियां पढ़ा रहा था तो मैंने उन्हें पंक्तियां पढ़ाते पढ़ाते क्या पढ़ाया कि देशिल
वैना सब जन मिठा, ये पंक्ति किसकी है? देसिल वैना सब जन मिठा, बोले सर ये विद्यापति की है। और कैसे याद किया कि मिठा आया है तो मिठा मिठा जो बोलते हैं जिनमें विद्या होती है, जिनमें विद्या होती है वो मिठा मिठा बोलते हैं। और मैंने उन्हें बताया कि मिठा मिठा बोल थारो काय बेगेड़े, काय बेगेड़े थारो काय बेगेड़े। और यहां पर दोस्तों जयशंकर प्रसाद दिया है, और जयशंकर प्रसाद आपको पता होगा कि ये छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं हिंदी साहित्य में। ठीक है, हिंदी साहित्य में आपको पता होगा इनकी प्रसाद की कृति आंसू भी है, चंद्रगुप्त की भी है, स्कंदगुप्त भी है, और इनकी सबसे श्रेष्ठ कृति मानी जाती है दोस्तों कामायनी। अब दोस्तों सर बोले, बहुत सारे स्टूडेंट बोले सर कामायनी को कैसे याद करें? कामायनी को याद करें, मैं बताता हूं कामायनी को कैसे याद करना है। बोले कामायनी किसकी रचना है? तो मैंने कहा कि आप कामना करने जाते हो किसके पास? शंकर जी के पास, कि शंकर भगवान जेल प्रहरी का एग्जाम पास करवा देना, 5 नारियल चढ़ाएंगे। क्या करने जाते हो? कामना करने जाते हो। तो कामना से कामायनी, और किसके पास जाते हो? शंकर जी के पास जाते हो। तो कामायनी रचना किसकी हो जाएगी? बोले सर जयशंकर प्रसाद की। मैंने कहा याद हो गया कि हाँ याद हो गया, कामायनी जयशंकर प्रसाद की। ऐसे ही रचना भी आपको मैं पूरी याद करवा दूंगा। और यहां पर आंसू हो, चंद्रगुप्त हो, स्कंदगुप्त हो, कामायनी हो, लहर हो, झरना हो, उर्वशी हो। उर्वशी 2 लोगों की रचना है, 2 कवियों की रचना है दोस्तों। एक आपके दिनकर जी की भी रचना उर्वशी है, एक जयशंकर प्रसाद की भी रचना उर्वशी है, याद रख लेना। फिर आपसे पूछा जाता है छत्तीसगढ़ में बोली जाने वाली जो बोली है वो कौन सी है दोस्तों? उपर्युक्त में से कोई नहीं, सबसे पहले दे दिया है आपको। फिर आप पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो छत्तीसगढ़ी बोली है ये बताना है किसके अंतर्गत आती है। यहां पर क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। छत्तीसगढ़ी बोली किस के अंतर्गत आती है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी या फिर पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत? ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं दोस्तों, कैसे याद रखना है। अब आपसे पूछा कि छत्तीसगढ़ी किस हिंदी के अंतर्गत आती है? तो मैंने कहा कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत? पूर्वी हिंदी। अब बोले सर इस पूर्वी हिंदी को कैसे याद करें? तो मैंने कहा रुक जाओ मैं आपको बताता हूं। यहां से आप लगा दो आ, यहां पर लगा दो अब, और यहां पर लिख दो छत्तीसगढ़ी, है ना। यहां पर क्या लिख दो? छत्तीसगढ़ी लिख दो। तो मैंने लिख दिया। अब बोले सर क्या करें? तो मैंने कहा आ से हो गया अवधी, बा से हो गया बघेली, छत्तीसगढ़ी से हो गया छत्तीसगढ़ी। अगर आपसे कभी पूछा जाए आपको क्या याद रख लेना है? अब छत्तीसगढ़ी। अब छत्तीसगढ़ी तो आ से अवधी पूर्वी हिंदी की है, बघेली पूर्वी हिंदी की है, छत्तीसगढ़ी भी पूर्वी हिंदी की है। तो आपकी ये छत्तीसगढ़ी है किसकी हो जाएगी? पूर्वी हिंदी की हो जाएगी। कोड क्या याद रखा? अब छत्तीसगढ़ी। क्या याद रखा? अब छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अब आपसे कभी भी पूछा जाएगा कि बघेली किस बोली किसके अंतर्गत आती है, आप बता देना पूर्वी हिंदी। अवधी किसके अंतर्गत आती है? पूर्वी हिंदी। ठीक है, छत्तीसगढ़ी किसके अंतर्गत आती है? पूर्वी हिंदी के। ठीक है, तो अब तो कभी नहीं भूलोगे आप पूर्वी हिंदी की भाषा बोलियों को, कभी नहीं भूलना है। ठीक है, फिर विलोम शब्द युग्म कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है जल्दी बताना है। उपर्युक्त, अधोलिखित, सामान्य, अद्वितीय, मान, अभिमान या सबल, निर्बल। यानी कि प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर बताना है। क्या हो जाएगा? तो विलोम शब्द युग्म नहीं है तो कौन सा नहीं है? और बहुत बढ़िया आपको बताना है। विलोम आप लोग समझते एक दूसरे के विलोम, है ना। तो आपको पता है मान का क्या होता है? अभिमान। सामान्य का क्या होता है दोस्तों? यहां पर जो है नहीं पूछा है तो कौन सा नहीं है? उपर्युक्त का अधोलिखित ये तो है, सामान्य का अद्वितीय, है ना। कोई सामान्य चीज है, कोई अद्वितीय है, यहां पर नहीं है पूछा है। तो मान का अभिमान, है ना। अभिमान ये नहीं है दोस्तों, मान और अभिमान एक ही हो जाएंगे, है ना। अपन बोलते ना उसे तो अभिमान हो गया है, उसे मान हो गया है, उसे मान की जरूरत है। सबल और निर्मल ए भी है, तो यहां पर नहीं है पूछा गया। यानी कि 3 नंबर आपका सी नंबर बिल्कुल जिन्होंने भी बताया है उनका आंसर मान अभिमान बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आपको बताना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। चाहे जैसे हो तुम वहां जाओ, चाहे जैसे हो तुम वहां जाओ, मेरे लिए ठंडी बर्फ लाओ, हम तो अवश्य ही जाएंगे, तब शायद यह काम जरूर हो जाएगा। तो शुद्ध आपका पता है कौन सा हो जाएगा? शुद्ध वाक्य। शुद्ध वाक्य का चयन करना है, और शुद्ध वाक्य का चयन करते करते हमने लगा लिया, क्या लगा लिया दोस्तों? चाहे जैसे हो तुम वहां जाओ, मेरे लिए ठंडी बर्फ लाओ। यहां पर 2 है, क्या हो गया दोस्तों?
बर्फ कैसी होती है, ठंडी ही होती है, तो ठंडी लगाने की क्या जरूरत थी, ठंडी बर्फ लाओ। बर्फ गर्म होती क्या, जल्दी से बताओ कमेंट में, बर्फ क्या गर्म होती, नहीं होती ना, तो सीधे बोल देते कि मेरे लिए बर्फ लाओ, ठंडी लगा दिया। बोले सर ठंडी लगा दिया तो गलत हो गया, हम तो अवश्य ही जाएंगे, है ना, ये ही लगा दिया, ही अवश्य मतलब होता है दोस्तों कि हम जाएंगे ही, है ना, ही नहीं लगना था, यहां पर ही गलत हो गया, तब शायद यह काम जरूर हो जाएगा, है ना, तो ये भी आपको याद रख लेना है। और शायद भी लगा दिया और जरूर भी लगा दिया तो यहां पर ये गलत हो जाता है, थोड़ा सा अपन को क्वेश्चन पकड़ना है, तो यहां पर शायद गलत हो जाए, यहां पर ही भी गलत हो गया, ये नहीं लगाना था, और बर्फ जो है ये भी नहीं लगाना था, तो चाहे जैसे हो तुम वहां जाओ, ये आपका 1 नंबर बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है, 1 नंबर। तो इस प्रकार से शब्दों को आपको पूछा जाता है दोस्तों, और ये गलत हो जाते हैं अपने शब्द, शुद्ध शब्द आपको बताना है। परीक्षा क्या ऐसा लिखा जाता है, आप लोग परीक्षा दे रहे हैं, ऐसा लिखा जाता है क्या, परिणति, प्रसाद, प्रांगण। अब इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है, यानी कि प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर बताना है। अगर आप हिंदी में दोस्तों जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते हो, पढ़ते रहते हो, तभी आपको देखना है कि परिणति, यहां पर ना तो परीक्षा है, परिणति जो है, परिणति ये आपका बिल्कुल सही है ना, बोलते हैं ना अपन उसकी अच्छी परिणति हो जाती, परिणति मतलब होती भावना, है ना, तो आपका जो 2 नंबर है बिल्कुल सही हो जाता है। और आपका पूछा जाता है कि समोच्चारण भिन्नार्थक शब्द युग में नहीं है, तो कौन सा नहीं है, समोच्चारक और भिन्नार्थक, रोटी, पराठा, अवलंब, अविलंब, अचर, सचर, असक्त या फिर असक्त, और बताना है कि कौन सा शब्द योग में समुच्चारित भिन्नार्थक नहीं है, कौन सा हो जाएगा दोस्तों। यहां पर दिया रोटी पराठा, ये क्या है ना, उत्तर होगा आपका रोटी पराठा, ठीक है। अवलंब अविलंब ये समुच्चारित है, अचर सचर है, असक्त असक्त है, ठीक है। तो ये 3 तो हैं, बाकी 1 नंबर नहीं है, तो 1 नंबर में आप टिक लगा के बोल देना कि सर ये तो हमें पता था, तो 1 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर और निरंतर अभ्यास करते रहते हैं। अत्याधिक के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। अत्याधिक, अत्याधिक का सही संधि विच्छेद क्या होगा, अति धन अधिक, अति धन अधिक, अत्याधन अधिक या फिर अति धन अधिक, तो क्या होगा, बड़े संभल के उत्तर देना, क्योंकि यहां पर वर्तनी संबंधी क्वेश्चन भी एक आपसे पूछ लिया गया। पहले तो देखो एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछते हैं लोग, एक क्वेश्चन में 2-2 आकलन आपका कर लेते हैं कि आपसे वर्तनी संबंधी शुद्धि आती है कि नहीं आती, संधि आती है कि नहीं आती, ये 2-2 शब्द 2-2 प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो यहां पर देखो ना तो आपका अत्याधन अधिक होगा, है ना अति धन अधिक होगा, ना अति धन अधिक होगा, तो उत्तर क्या होगा, उत्तर क्या होगा। देखो यहां पर अधिक लिखा, यहीं पर कंफ्यूज हो गए बहुत सारे लोग, यहां पर अधिक लिखा और यहां पर अधिक लिखा, तो ये शब्दों को हमें पढ़ना है। अति धन अधिक यानी कि जो 4 नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, डी नंबर आपका सही हो जाएगा। कुछ लोगों ने बता दिया अति धन अधिक, है ना, तो शब्दों पर हमें क्या करना है, मैं वो ही बोल रहा हूं कि व्यापम आपको 2 जगह कंफ्यूज करती है। सबसे पहले तो संधि पूछ लिया, फिर वर्तनी संबंधी दे दी आपको, तो आप कंफ्यूज होकर गलत करते हो, वो लगा दो अति धन अधिक, है ना। मंत्रिमंडल का शुद्ध रूप कौन सा होगा दोस्तों, मंत्रिमंडल, बोले तेरा मंत्रिमंडल और मेरा कमंडल, है ना, तो इसको बताना है कि मंत्रिमंडल का शुद्ध रूप क्या होगा, मंत्रिमंडल, मनत्रिमंडल, मंत्रिमंडल, मांत्रिमंडल या फिर मांत्री। तो दोस्तों यहां पर देखो मांत्री आया तो ये कट गया, मांत्री आया तो ये कट गया। अब देखो ये मनंत्री होता नहीं है तो ये भी आपने काट दिया, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ये मंत्रिमंडल, ठीक है, 1 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों उत्सुकता में उत्सुकता में नहीं रहना कि नहीं 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 मुझे तो दिख गया मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल यही सही है, आपको अच्छे से करना है, ठीक है। फिर संचय के लिए सही संधि विच्छेद बताना है। संचय, संचय तो सन धन चय, सम धन चाय, सम धन चय या फिर सन धन चाय। तो देखो यहां पर चाय आ गया तो इसको भी कट गया, यहां पर चाय आया ये भी कट गया। अब 2 विकल्प आपके पास हैं, तो संचय का दोस्तों आपका सन होता नहीं है ना, कौन सा हो जाएगा फिर आपका उत्तर, सम धन चय, है ना, सम धन चय बराबर होता है आपका संचय, है ना। और संचय में मैंने आपको कई बार बताया है
कि अगर प्रथम शब्द पर दोस्तों क्या आ जाए, ये बिंदी आ जाए, तो आप आंखें बंद करके लगा देना कि सर इसमें व्यंजन संधि है। कौन सी संधि? जैसे आपसे पूछा जाता है संसार, संसार में कौन सी संधि है ना, और संस्कार, संस्कार में कौन सी संधि है, ठीक है, ये आपसे कई बार पूछे जाते हैं। तो आपको याद रख लेना है कि अगर ये प्रथम शब्द पर बिंदी आ जाए तो व्यंजन संधि बंद करके आंखें लगा देना, और संचय में आपका हो जाएगा सम धन चय और बराबर हो जाएगी व्यंजन संधि, ठीक है। अंगूठा छाप मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित वाक्यों में से क्या हो जाएगा? अंगूठा छाप, आप बोलते ना कि भैंस के सामने बीन बजाओ, सब ठीक है ना, भैंस के सामने बीन बजाने के बराबर होता है। तो याद रख लेना, ये अंगूठा छाप का भी आपको बताना है ना। अंगूठा छाप तो मृत्यु निकट आना, निरक्षर, किसी व्यक्ति के ईमान या चरित्र पर संदेह करना, देने से मना कर देना। तो क्या होता है, पहले ही आपको पता है अंगूठा छाप, जो निरक्षर व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, अंगूठा लगाते हैं। बोले सर हूं अंगूठा, है ना, अंगूठा, और ये निरक्षर हो जाएगा 2 नंबर, ठीक है, 2 नंबर निरक्षर बिल्कुल सही होगा। बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन है। फिर आपसे पूछा जाता है अकस्मात का शुद्ध रूप कौन सा है? अकस्मात, आप बोलते हो कि यार उसकी मृत्यु अकस्मात हो गई, अकस्मात हो गई, वो बीमार तो नहीं था, अकस्मात हो गई, है ना। तो अकस्मात का शुद्ध रूप कौन सा होगा? देखो कैसा लिखा जाता है अकस्मात। अगर पहली दूसरी में आपने अच्छे से पढ़ा होता, ये बर्तनी को अच्छे से पढ़ा होता, तो ये अकस्मात वाली ये आज के दिन नहीं देखने होते, है ना। बोले सर अकस्मात इस प्रकार से लिखा जाता है क्या? अकस्मात ये तो लिखा ही नहीं जाता, काट दो। अकासतमात ये भी नहीं लिखा जाता, और अकहसमात ये भी नहीं लिखा जाता। तो थोड़ा सा अगर आप शब्द में थोड़ा सा वो करोगे, जोड़ दोगे, तो उत्तर अपने आप निकल के आता है कि अकस्मात इस प्रकार से लगाया जाता है, और ता में यहां पर हलंत लगता है, हलंत लग जाता है, वो अकस्मात आपका सही हो जाता है, ठीक है। फिर आग के लिए सही पर्यायवाची, दोस्तों ये आग वाला, ये आग पीछे नहीं छोड़ती। आप कोई भी एग्जाम दे लो, ये आग क्या नहीं छोड़ती, पीछा नहीं छोड़ती। इसको पढ़ लेना बहुत अच्छे से। तो बताओ जल्दी कौन सा पर्यायवाची है जो आग का पर्यायवाची, क्या पूछा है आग का पर्यायवाची कौन सी पंक्ति सही है? अग्नि, 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 तमी, है ना, अनिल, अनल, अनल, अनल। देखो अग्नि, अग्नि 3 में आया तो अग्नि तो हो गया, अनल, 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 अनल 3 में आ गया तो अनल भी हो गया। अब यहां पर देखो कौन सा सबसे ज्यादा आया? बोले सर पावक और पावक, ये भी 2 जगह आया तो पावक भी हो गया। अब देखो अग्नि, अनल और पावक कौन से में दिया? तो आपने देखा कि अग्नि, अनल और पावक यानी कि 3 नंबर में दिया है। तो याद रख लेना यहां पर 2 चीजें कंफ्यूज होती, मैं भी कई बार कंफ्यूज हुआ हूं दोस्तों। किसमें? मैं पढ़ लेता था कि अनिल मतलब वायु होता है और अनल मतलब अग्नि होती है ना, और तो ये मैं कभी कभी अनल का वायु कर देता था और अनिल का अग्नि कर देता था। लेकिन फिर मैंने कैसे याद किया, ट्रिक लगाई मैंने भी, यार ऐसे याद नहीं होगा इसको, है ना, याद तो हो जाता था लेकिन फिर भूल जाते थे। तो अनिल का मैंने कहा मेरा भाई एक अनिल है और वो आग की तरह नहीं है, वो कैसा है, वायु की तरह है बिल्कुल, है ना, वो आग नहीं उगलता। तो मैंने अनिल का लगाया कि वो अनिल कैसा है मेरा भाई, वायु है, ठीक है, और अनल मतलब फिर ये अग्नि हो जाएगी, अग्नि। तो इसमें कंफ्यूज होते हैं हमेशा, मैं भी कई बार हुआ हूं, आप लोग नहीं होना, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। आवट प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है? आवती, मिलावट, आवंटी या फिर आवटी, यानी कि प्रश्न क्रमांक 7 का चयन करना है। आवट, है ना, तो देखो आवती में कोई आवट नहीं आ रहा, आवंटी में कोई आवट नहीं आ रहा, आवटी में कोई आवट नहीं आ रहा, तो आवट का जो बनेगा कौन सा बनेगा? मिलावट, है ना, तो मिलावट यानी 2 नंबर आपका सही हो जाएगा, प्रत्यय से बनेगा, ठीक है, मिलावट आपका बिल्कुल सही होगा। फिर अगला बढ़ते हैं दोस्तों, कर्कश का सही विलोम शब्द क्या होगा? कर्कश, मैंने आपको बताया था ना अभी कि मीठा मीठा बोल थारो काए बेगेड़े, वही आया। कर्कश नहीं बोलो, कभी कर्कश मत बोलो, मीठा मीठा बोलो, आनंद आएगा, जीवन को जियो कुछ अलग तरह, हटके जियो, है ना, हटके जीना है। कर्कश तो सभी लोग बोल लेते हैं, मीठा बोल के देखो, है ना, मजा आएगा। तो मधुर नहीं बोलते, है ना, और मधुर नहीं बोलते और माधुर नहीं बोलते, तो कर्कश का जो विलोम होगा वो क्या होगा? मधुर, और मधुर बोला करो सभी लोग, बी नंबर आपका सही हो जाएगा, कर्कश का मधुर, बी नंबर, ठीक है, मधुर सही कर लेना और सभी को मधुर मधुर बोलना है। और दोस्तों मीराबाई का जो काव्य रूप था, इनकी जो भक्ति भावना थी वो भी माधुर भाव की थी, माधुर भाव की। आपसे पूछा जाता है कि मीराबाई की जो
भक्ति रस का जो क्या है स्थाई भाव क्या है, तो आप बोलते हो ईश्वर विषयक रति। ईश्वर विषयक रति होता है भक्ति रस का स्थाई भाव, है ना। और ये ईश्वर विषयक रति जो थी दोस्तों, यही रति था किसके अंदर, मीराबाई के अंदर, है ना। इन्होंने कहा था, क्या कहा था, इनकी एक पंक्ति बहुत ही बढ़िया है, मैं आपको सुनाता हूं। घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई, मीराबाई ने कहा था, है ना। और यहाँ पर अद्भुत रस का स्थाई भाव बताना है, तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा, अद्भुत। दोस्तों किसी भी चीज को देखकर हमारे अंदर आश्चर्य के भाव होते हैं, यार आश्चर्य हो रहा है, अद्भुत चीज है वो, है ना। आश्चर्य हो गया तो ये विस्मय होता है, विस्मय, है ना, विस्मय या आश्चर्य, ठीक है। तो अद्भुत रस का होता है विस्मय। सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सी नंबर। बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही बताया है। फिर आपसे पूछा है बी उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है, यानी कि प्रश्न क्रमांक 10। वी उपसर्ग बताना है दोस्तों कौन सा है। तो देखो ये उपसर्ग कहां लगता है, सबसे पहले तो ये देखो पहले लगता है, ठीक है। तो ये कभी में लगा नहीं, इसको काट दो। विराम में बी बड़ा आया तो इसको भी काट दो। अभी में लगा नहीं तो उत्तर क्या हो जाएगा, अपने आप तो निकल के उत्तर आ रहा है कि सर कभी में लगा नहीं, विराम में बड़ा बी लगा है, अभी में लगा नहीं, तो ये उत्तर हो जाएगा कौन सा, एक नंबर विराम। और एक नंबर आपका विराम उपसर्ग में बी आपका बिल्कुल सही हो जाता है धर्मेंद्र जी या तेंद्र जी, ठीक है। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि वेतन के बिना कार्य करने वाले के लिए एक शब्द कौन सा होगा। 11 दोस्तों, वेतन के बिना कार्य करने वाला क्या कहेगा, बिना वेतन का, बिना वेतन हम बोलते नहीं इसको, है ना। और इसको क्या बोलेंगे, अवैतनिक, अवैतनिक भी नहीं बोलते, अवैतनिक भी नहीं बोलते। तो हम उसे एक शब्द में बोलेंगे कि वेतन के बिना कार्य करने वाला, उसे बोला जाता है अवैतनिक। क्या बोला जाता है, अवैतनिक। यानी कि आपका जो 2 नंबर है, बी नंबर है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। कॉमेडी तक, है ना, इसको याद रखना है। और ये अवैतनिक आपका बिल्कुल सही होगा। नर नारी में कौन सा समास है, नर नारी। अब आपको ही बताना है दोस्तों, मैंने आपको समास बताया था कि नर नारी, नर का विलोम क्या होता है, नर का विलोम होता है नारी, ठीक है, नर का विलोम नारी। तो आपको बताना है नर नारी में समास कौन सा हो जाएगा, ये दोनों में ही बता दो। समास आप कभी गलत करना नहीं दोस्तों, गलत करके जो भी आएगा उसका समझो कि उसकी खैरियत नहीं। मैंने समास को बहुत अच्छे से रोज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, समास समास समास, और आप बोलोगे सर मेरा समास गलत हो गया, तो फिर काम भी गलत हो जाएगा। इसलिए नर और नारी, इसमें नर और नारी एक दूसरे के विलोम हैं, योजक चिन्ह आया और इसका अगर विग्रह करें तो नर और नारी आ जाएगा, तो और वाचक जो आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर द्वंद्व समास आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, द्वंद्व समास। फिर आपसे पूछा जाएगा थोड़ा जानने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा, थोड़ा जानने वाला, उसे क्या कहेंगे, अल्पज्ञा, अल्पज्ञा, अल्पज्ञ या फिर अल्प बुद्धि। थोड़ा जानने वाला, देखो अल्पज्ञा ये कट जाता है, ये भी कट जाता है। अब दोस्तों 2 बचते हैं, 2 में आपका 50-50% चलता है, ये है कि ये है, ये है कि ये है। तो बताओ कौन सा है थोड़ा जानने वाला, उसे क्या कहा जाएगा एक शब्द में। और एक शब्द में आपका सही होगा क्या, ना तो अल्प बुद्धि कहा जाता है, उसे कहा जाता है अल्पज्ञ। अल्पज्ञ यानी कि जो 3 नंबर है वो आपका सही हो जाता है, ठीक है, 3 नंबर। फिर हाथों हाथ में कौन सा समास है, हाथों हाथ, तुम्हें बताना है। हाथों हाथ में द्वंद्व है, बहुब्रीहि है, तत्पुरुष है। अब देखो कैसे समझ में आएगा दोस्तों आपको, यहां पर बहुब्रीहि कोई तीसरा अर्थ निकल नहीं रहा तो बहुब्रीहि काट दो, ठीक है। तत्पुरुष इसमें है नहीं, ठीक है, इसको काट दो। कोई द्वंद्व इसमें हो नहीं रहा है तो इसको भी काट दो। फिर कौन सा उत्तर निकलता है, कौन सा निकल के आ जाता है, कौन सा निकल के आ जाता है, बोले सर हाथों हाथ में है अव्ययी भाव समास। जैसे आपसे अगर कोई पूछा जाए दिनों दिन, दिनों दिन, हाथों हाथ, है ना, ऐसे शब्द भी आते हैं दोस्तों, तो आपका अव्ययी भाव समास होता है, इसको भी याद रख लेना। ऐप में दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट को ऐप डाउनलोड नहीं करते बन रहा है, या फिर कर भी लिया है तो कोर्स भी नहीं देख पा रहे हैं। तो मैं आज उनको बता दूं कि ये जो सेल्फ स्टडी क्लासेस इस प्रकार से जब आप प्ले स्टोर से करते हैं तो ये आपका वेल जो है आइकन उसमें लगा हुआ है ना। तो इस प्रकार से सेल्फ स्टडी क्लासेस आपको सर्च करना है और ऐसे आइकन में आपको ऐप मिलने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों हम देखें कि प्ले स्टोर में आपको इस प्रकार से दिखेगा ये सेल्फ स्टडी क्लासेस, ठीक है। ये प्ले स्टोर में आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप दिखने वाला है, ठीक है। ये इमेज उसमें डली है, ये आइकन, ये लोगो उसमें डला है, ठीक है। अब दोस्तों इसको इंस्टॉल करना है, यहां से आप इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। अब इंस्टॉल करेंगे तो वहां पर आपको नंबर मांगेगा,
जीमेल नंबर मांगेगा तो आपको ओटीपी आएगा, तो आप रजिस्टर करके आगे बढ़ेंगे।